हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि भारतीय संविधान क्या है, किस प्रकार से बना है, और उसके बाद हम लोगों ने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने भारतीय संविधान की शेड्यूल यानी कि अनुसूचियों को डिस्कस किया था। आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुच्छेदों की बात करने वाले हैं, अनुच्छेद आर्टिकल, और इसको हम लोग भाग के हिसाब से पढ़ेंगे, यानी कि भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं, भाग 2 में कितने आर्टिकल हैं, इसके तहत हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए शुरू करते हैं। जो भारतीय स्वशासन या शासन की व्यवस्था है वो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आती है, और जो पुलिस की धाराएं हैं, यानी कि अगर कोई जुर्म करता है कोई, तो पुलिस किस प्रकार से धाराएं लगाएंगी, तो उसका वर्णन इंडियन पेनल कोड 1860 के अंतर्गत दिया गया है। और जब कोई जुर्म करता है तो उसके तहत जो कोर्ट है वो किस प्रकार से कौन सी मतलब किस प्रकार की धाराएं लगाएंगे, इसका वर्णन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडर 1973, एविडेंस एक्ट 1972 के तहत दिया गया है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र यानी भाग 1 की। भाग 1 में क्या दिया गया है? भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, भारत क्या है और कहां से है और उसके राज्य क्षेत्र कितने हैं, किस प्रकार के उसके राज्य क्षेत्र हैं, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो भाग 1 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात हम लोग करेंगे। भाग 1 में आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 अनुच्छेद हैं। इसको याद रखिएगा कि भाग 1 में केवल 4 अनुच्छेद हैं, टोटल 4 अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक 4 अनुच्छेद हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 1 को। तो शुरू करते हैं हम लोग। आर्टिकल 1 के काम में दिया गया है भारत राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो भारत राज्यों का संघ है। अब हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट क्वेश्चन इंपोर्टेंट यहीं से एक बनता है, कौन सा, कि कौन से आर्टिकल में इंडिया एवं भारत दोनों का वर्णन किया गया है। भारत का नाम इंडिया और भारत दोनों दिया गया है। तो आर्टिकल 1 में भारत एवं इंडिया दोनों नाम दिया गया है भारत का। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये पहला हुआ। अब हम लोग बात करेंगे, यहां पर दिया गया है भारत राज्यों का संघ है। संघ क्या कहलाता है इसको हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम लोग इसके तहत आर्टिकल 1 के तहत कितने पॉइंट आते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भारत है वो राज्यों का संघ है। और आर्टिकल 1 के खा की अगर हम लोग बात करें तो राज्यों को पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। अब ये क्या है? तो राज्य जो है, अब भाई कोई कहेगा कि कहां पर इसके राज्यों का वर्णन किया गया है, कौन सा राज्य है, तो इसको अगर हम लोग बात करें तो ये इसका जो, अगर आप कहेंगे कि भारत के राज्यों का वर्णन कहां पर किया गया है, तो भाग 1 के आर्टिकल 1 में। ठीक है, भाग 1 के आर्टिकल 1 में राज्यों को पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। यहां पर एक निर्देश दिया गया है कि अगर आपको कोई राज्यों की स्थिति देखना है तो आप पहली अनुसूची को देखिए, यानी कि आपको यहां से फॉरवर्ड किया जाता है आपके कॉल को कि आप पहली अनुसूची की तरफ जाइए और वहां पर राज्यों का वर्णन किया गया है विस्तार पूर्वक। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि अनुसूचियां क्या होती हैं और अनुसूची में किन किन राज्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले आर्टिकल 1 के गा की तरफ, यानी कि आर्टिकल 1 के सी की तरफ। तो सी में क्या वर्णन किया गया है कि भारत के में कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं। कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8 संघ शासित प्रदेश हैं। और कितने अर्जित क्षेत्र हैं? तो अर्जित क्षेत्र अभी एक भी नहीं है, यानी कि एक्वायर्ड एरिया जिसे कहा जाता है, एक्वायर्ड एरिया। ठीक है, अगर कोई भी राज्य अदर कंट्री का हमसे मिलना चाहता है तो उसको आर्टिकल 1 के तहत हमारे देश में मिला लिया जाएगा और जिसको यहां पर रखा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें राज्यों के संघ की। तो संघ की अगर हम लोग बात करें तो संघ को हम लोग इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, जो भारत है वो संघ शासित देश है, यानी कि संघ है। अब संघ की बात करें तो संघ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉन्फेडरल जिसे कहा जाता है परिसंघ, एक होता है फेडरल जिसे कहा जाता है संघ, और एक होता है यूनियन जिसे कहा जाता है, हिंदी में इसे भी संघ कहा जाता है। ठीक है, तो भारत जो है वो यूनियन है। ठीक है, अब हम कॉन्फेडरल को सबसे पहले समझते हैं। कॉन्फेडरल होता है, मान लीजिए कि कोई ये देश है, ये मान लीजिए कोई देश है और इसमें ये राज्य मिले हुए हैं एक समझौते के तहत।
कई राज्यों ने समझौता करके एक देश का निर्माण किया है, और ये भाई जब इनका ये समझौता टूट जाएगा, और ये आसानी से टूट जाता है, जिसे परिसंघ कहा जाता है, ये कॉन्फेडरल संघ का एक सबसे कच्चा रूप होता है कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल को इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई ईंटों का चट्टा रखा है, उसमें से कोई ईंटों के चट्टे को मान लीजिए कोई एक देश है, ठीक है, और उसमें से अगर कोई जो ईंटें रखी हुई हैं उनको हम लोग राज्य मान लेते हैं, मतलब एक ईंट इक्वल टू वन राज्य। अगर ये इनका जो समझौते के तहत ये जुड़े हैं, अगर वो समझौता टूटा तो ये आसानी से अलग हो सकते हैं, कॉन्फेडरल के अंतर्गत आसानी से अलग हो सकते हैं, ठीक है। और जो फेडरल है वो कॉन्फेडरल का सुधरा हुआ रूप है, इसको थोड़ा और अच्छा मान सकते हैं, यानी कि जो ईंटें रखी हुई हैं चट्टे में, इसमें अगर सीमेंट का प्रयोग कर दिया जाए थोड़ा सा, तो ये थोड़ा मजबूत हो जाता है, यानी कि जो समझौता है इसके तहत थोड़ा टूटना आसान नहीं होते, यानी कि इसके तहत अगर आप बाहर होना चाहते हैं तो थोड़ा आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तभी जाके ये अलग होगा। और यूनियन की अगर हम लोग बात करें तो यूनियन को हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं, मतलब जो ये खाली ईंट का चट्टा था, इसमें सीमेंट लगा दिया और इसके ऊपर हम लोगों ने प्लास्टर कर दिया, तो ये हो जाता है संघ। इसको हम लोग इस प्रकार से समझ रहे हैं, और इसके ऊपर प्लास्टिक कर दिया, यानी कि अगर हम लोग इसकी ईंट को निकालना चाहें, यानी कि एक राज्य को निकालना चाहे तो इतनी आसानी से वो नहीं निकल सकता है, यानी कि वो निकल ही नहीं सकता है, तो उसे हम लोग यूनियन कहते हैं। तो वही अगर कोई भारत का राज्य है, वो अगर भारत से अलग होना चाहता है तो वो आसानी से अलग नहीं हो सकता, या अलग हो ही नहीं सकता, इसीलिए भारत राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है आर्टिकल 1 को, अब हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 2 को। अगर आर्टिकल 2 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में दिया गया है, यानी कि एडमिशन एंड स्टेबलाइजमेंट ऑफ न्यू स्टेट के बारे में डिस्कस किया गया है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, तो हम लोग इसको देखेंगे कैसे नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं या कैसे नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं। तो जो संसद है, संसद के पास शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, ठीक है। जो संसद है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है। अब देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं इनका वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति एक प्रकार से समझ लीजिए, एक प्रकार से इन्हें केवल सूचना दी जाती है कि हम इस विदेशी राज्य को अपने भारत में मिलाना चाहते हैं और आपको हम सूचित करते हैं, ठीक है। इसके बाद इनका कोई रोल नहीं रहता है इसमें, एक प्रकार से समझ लीजिए केवल एक प्रकार सूचना देने का इनका मतलब रोल रहता है कि इनको सूचना दी जाए, बस हो गया। चाहे वो हाँ कहीं या ना कहीं उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, यहाँ पर केवल उनको एक बार सूचना दे दी जाती है कि हम किसी भी राज्य को भारत में मिलाना चाहते हैं, और किस आर्टिकल के तहत मिलेगा, तो आर्टिकल 2 के तहत वो हमारे भारत के नए राज्यों में प्रवेश करेगा या स्थापना की जाएगी। अब इसको हम लोग एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि 16 मई 1975 को जब सिक्किम पर अत्याचार बढ़ा, तो जो सिक्किम है उसने सोचा कि हम क्यों ना भारत के साथ मिल जाएं, तो उसने एक फैसला किया कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो जो सिक्किम को मिलाने की प्रक्रिया थी वो 35वां संविधान संशोधन यानी कि 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 के तहत सिक्किम जो है भारत का सहराज्य बना था। सहराज्य कौन सा बना था? ये सहराज्य बना था। इसको कौन से आर्टिकल के तहत जोड़ा गया था? तो आर्टिकल 2 के ए में इसको रखा गया था, ठीक है। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में क्योंकि वर्णन किया गया तो इसको इसके तहत रखा गया था। और इसके बाद जब इसको लगा कि नहीं हमें इसमें अब जुड़ जाना चाहिए, सहराज्य बना था क्योंकि पहले इसने एक प्रकार से ट्राई करना चाहा कि हम भारत के साथ जुड़कर क्या हम सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो इस प्रकार से इसने पहले ट्राई किया। फिर उसके बाद 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1975 के तहत इसको सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दे दिया गया था 1975 में, ठीक है। कौन से? 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। तो जो आर्टिकल 2 है वो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात करता है। अब हम लोग चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 3 की तरफ। अब अगर हम लोग आर्टिकल 3 की बात करें यानी कि अनुच्छेद 3 की बात करें, तो आर्टिकल 3 में दिया गया है कि जो संसद है वो राज्य की सीमा में, नाम में और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। इसको हम लोग समझते हैं कैसे। जो संसद है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के किसी भी राज्य की सीमा में, नाम में और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो आर्टिकल 1 में क्या दिया गया था? संघ, राज्य और उसके जो केंद्र शासित प्रदेश थे उसका वर्णन किया गया था। आर्टिकल 2 में क्या दिया गया था? तो आर्टिकल 2 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 2 में दिया गया था कि किस प्रकार से कोई राज्य अगर हमसे जुड़ना चाहता है, यानी कि जो
कोई विदेशी राज्य है वो भारत में जुड़ना चाहता है तो वो आर्टिकल 2 में उसका वर्णन किया गया था। आर्टिकल 3 में कहा गया कि कोई जब जो राज्य जुड़ गया है तो उसके नाम में, उसके क्षेत्र में और उसकी सीमा में परिवर्तन हम आसानी से कर सकते हैं। आर्टिकल 3 में इसका वर्णन किया गया है, मतलब तोड़ फोड़ करके कर दीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन भारत में मिला लीजिए, यहाँ पर पहले ही वर्णन किया गया है, इसका विशेष ध्यान दिया गया है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पिछले आर्टिकल में भी थी, इसमें आर्टिकल में भी है। देखिए इन सब में संसद को इतनी पावर है कि अगर राष्ट्रपति इनकी बात को नहीं मान रहे हैं तो उसके तहत आर्टिकल 61 के तहत इन पर महाभियोग यानी कि इन्हें हटाया, इनके पद से हटाया भी जा सकता है। इसके लिए ये कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहते, बस इनको एक बार से सूचना दे दी जाती है कि हम इस राज्य के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, इसके क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं, इस राज्य को हम अपने देश में मिलाना चाहते हैं, अदर कंट्री का राज्य अपने देश में मिलाना चाहते, इस सब में केवल संसद के पास ही पावर है। और अगर संसद चाहे तो आर्टिकल 61 के तहत इनको, इनके ऊपर महाभियोग लगाकर इनको हटा सकती है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम आर्टिकल 61 पढ़ेंगे। इसके एक बेहतरीन एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था 1 नवंबर 2000 को, तो केवल एक बार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को सूचना दी गई थी कि हम मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करना चाहते हैं, चाहे आप तैयार हो या ना हो उसके लिए हमें कोई जिम्मेदारी नहीं, बस हम आपको अलग करना चाहते हैं। तो इसके आधार पर इनको चेंज बदल दिया गया था, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ में बांट दिया गया था। ठीक है, यानी कि इनकी जो राज्य की सीमा है उसका परिवर्तन कर नए राज्य में इसका स्टेबलाइजमेंट हुआ था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को अलग किया गया था, बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया था। ठीक है, यहीं पर एक बहुत पुराना केस है 1960 का बेरूवरी यूनियन केस, यहाँ पर सबसे विवादित मुद्दा है। तो पहले उससे पहले अगर हम उसके साथ ही हम लोग रेड क्लिफ लाइन को समझ लेंगे। देखिए जो रेड क्लिफ लाइन हम लोग पढ़ते आए हैं आज तक, उसको भी आज हम लोग जान लेंगे। देखिए एक व्यक्ति थे रेड क्लिफ जो कि अमेरिकन थे, वो उनसे कहा गया कि भारत का और बंटवारा कीजिए, तो उन्होंने सीधा नक्शा रखा, 2 मिनट में इसका बंटवारा कर दिया। वो कैसे किया इसकी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने पे यहाँ पर जो देखिए जो इस आधार पर किया कि जो मुस्लिम, जहाँ पर मुस्लिम लोगों की जनसंख्या ज्यादा है उसको अलग किया और मतलब हिंदू जनसंख्या ज्यादा है उसको अलग किया। तो उन्होंने यहाँ पर जो पुलिस चौकियां थी उन पर लाइन लगाते हुए ऐसे ऐसे खींचते हुए उन्होंने बस इस प्रकार से एक लाइन खींच दी इधर और इस प्रकार से लाइन खींच दी इधर। ठीक है, तो ये जो रेड कलर से खींची हुई है ये रेड क्लिफ लाइन है, ध्यान रखिएगा, और रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी। ठीक है, इस तरफ को कह दिया उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान, सॉरी इस तरफ को कहा पाकिस्तान और इस तरफ को कह दिया पूर्वी पाकिस्तान। अब भाई ऐसे बांट दिया तो यहाँ पर जो बांग्लादेश, वर्तमान में जो बांग्लादेश स्थित है, यहाँ पर कुछ लोगों की भाई जमीन यहाँ पर उत्तर प्रदेश सॉरी जमीन भारत में रह गई और घर आपका पहुंच गया पूर्वी पाकिस्तान में, और जो किसी का भाई घर पूर्वी पाकिस्तान में रह गया और खेत पहुंच गए आपके भारत में। तो इस पर एक सबसे विवादित मुद्दा उठा था 1960 में, बेरूवरी केस कहा गया जिसे। अगर हम लोग बात करें रेड क्लिफ लाइन की, तो जो पहले रेड क्लिफ लाइन थी वो अफगानिस्तान को भारत से अलग करती थी, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान से भारत को अलग करती है, वो रेड क्लिफ लाइन है। और इस लाइन को इस तरह पूर्वी पाकिस्तान को जब बांटा गया था उसको आज 0 डिग्री लाइन के 0 डिग्री लाइन कहा जाता है। ठीक है, 0 डिग्री लाइन कहाँ किस बीच स्थित है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। ठीक है, हम लोग बात करें तो आर्टिकल 4 में दिया गया है कि आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 के संविधान संशोधन को 368 के बाहर रखा जाएगा, रखा गया है या रखा जाएगा, इसकी बात हम लोग करें तो समझते हैं आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 को संविधान संशोधन के बाहर 368 के बाहर रखा जाएगा। ये क्या है, तो जो आर्टिकल 2 में है यानी कि जो विदेशी राज्यों का भारत में मिलाना, और आर्टिकल 3 के तहत कोई भी नाम, सीमा एवं क्षेत्र में जो परिवर्तन करना है वो आर्टिकल 368 के बाहर रखा जाएगा। यानी कि आर्टिकल 368 में क्या दिया गया है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को वर्णन किया गया है कि संविधान संशोधन को जो प्रक्रिया है वो 2/3 बहुमत चाहिए कोई भी संविधान संशोधन करने के लिए, और राष्ट्रपति के फाइनल सिग्नेचर भी चाहिए। ठीक है,
सीधे सीधे तौर पर समझते हैं, इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 368 जब पढ़ेंगे तो उसको हम लोग आर्टिकल 368 में डिटेल में जान लेंगे, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग जानेंगे तो 2/3 बहुमत चाहिए किसी भी संविधान संशोधन को करने के लिए, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर चाहिए। लेकिन आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के संविधान, आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो संविधान संशोधन होगा, यानी कोई भी विदेशी राज्य अगर भारत में मिलता है, या कोई अगर उस राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहता है संसद, तो साधारण बहुमत यानी कि 50% बहुमत के तहत और बिना सिग्नेचर के कर सकता है, ठीक है। सिग्नेचर की इसमें जरूरत नहीं होती, लेकिन सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है राष्ट्रपति जी, क्योंकि नहीं करेंगे तो आर्टिकल 61 यानी कि 61 के तहत उन पर महाभियोग लगा दिया जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो संसद की सलाह पर ही कार्य करते हैं, और संसद के द्वारा ही इनके पर ऊपर महाभियोग लगा जा सकता है। तो इसको हम लोग अच्छी तरह समझिए। आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 को, यानी कि विदेशी राज्यों को भारत में मिलन और नाम और सीमाओं में और उसके क्षेत्र में परिवर्तन, आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। आर्टिकल 368 में किसका वर्णन है कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा, और संविधान में 2/3 बहुमत के साथ संविधान संशोधन किया जाता है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर पर ही लागू होता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा वर्णन नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 को विदेशी राज्य को और नाम सीमाओं में परिवर्तन में साधारण बहुमत के साथ ही इसको हम लोग कर सकते हैं, और इसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर होना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि अगर नहीं, उन्हें करना भी जरूरी है, क्योंकि वो करेंगे, अगर उसके लिए मना करेंगे ना तो उनके तहत 61 के तहत, आर्टिकल 61 के तहत उन पर महाभियोग की कार्रवाई हो सकती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आज हम लोगों ने भाग 1 के आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 को डिस्कस किया। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार हम लोग हमारे साथ रिवाइज कीजिए। आर्टिकल 1 में राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 2 में विदेशी राज्यों का मिलन, विदेशी राज्यों को हम लोग किस प्रकार से मिलाएंगे। आर्टिकल 3 में नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना को हम लोग इस प्रकार समझेंगे कि जैसे कोई राज्य मिल गया है या कोई नया राज्य बनना चाहता है भारत से ही, तो उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर, नाम में परिवर्तन कर नए राज्यों की स्थापना यहाँ कर सकते हैं। और आर्टिकल 4 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 4 में दिया गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो संविधान संशोधन होगा उसको हम लोग 368 से बाहर रखेंगे, यानी कि साधारण बहुमत से इसको हम लोग पारित करा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।